स्टोरी की शुरुआत होते ही जियांग कहती है कि ये अनजान आदमी मेरे घर में घुस गया और अब जाने से भी मना कर रहा है। इनके बीच में किस होता है और जियांग कहती है इन सब की शुरुआत 1 घंटा पहले हुई और हम देखते हैं कि आधी रात को जियांग का दरवाजा कोई नॉक करता है। डरते हुए वो दरवाजा खोलती है और दरवाजे पे मिस्टर ही वैंगिंग होते हैं जो काफी बुरी कंडीशन में होते हैं। वो सीधा घर में आकर बैठ जाते हैं। जियांग कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, बहुत खून बह रहा है। तभी जियांग की नजर घड़ी पर पड़ती है। वो सोचती है कि ये तो बहुत ही महंगी घड़ी है, अगर मैंने इस आदमी की जान बचाई तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मॉम के हॉस्पिटल के खर्चे और मेरे बेटे की ट्यूशन फीस और मेरे घर का रेंट सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जिसके बाद ये फर्स्ट एड लेकर आती है। मिस्टर ही इसे बंदूक दिखाते हुए कहते हैं अगर मेरे बारे में किसी को इन्फॉर्म किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और जियांग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर छुपा देती हूँ। और बाहर आकर जियांग कहती है कौन इतनी आधी रात को आकर मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, अभी भी मेरा हस्बैंड घर में है, बोलो तो उसे बुलाऊं क्या। आवाज आती है जल्दी से दरवाजा खोल। तो जियांग कहती है मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते। जियांग दरवाजा खोलती है तो ये लोग सवाल करते हैं क्या तुमने 6 फुट जितने लंबे लड़के को देखा है सूट पहने हुए। ये कहती है नहीं। तो ये तीनों के तीनों उसे हटने के लिए कहते हैं और अंदर जाने के लिए कहते हैं। जियांग कहती है अगर तुम लोग अंदर आने की कोशिश किए ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी और तुम तीनों फंस जाओगे। जियांग इन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन ये गुंडे इसे बंदूक दिखाते हैं। ये देखकर बेचारी डर जाती है। खैर दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी तरफ घर में जियांग का बेटा रोने लग जाता है और कहता है मॉम ये गुंडे कौन है। ये गुंडे घर की तलाशी लेते हैं और कहते हैं शायद वो यहाँ नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग दरवाजे लगाने आती है। पड़ोसन सवाल करती है क्या गुंडे लोग आकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जियांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और दरवाजा बंद कर देती है। आंटी बाहर से चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, तुम अभी भी जवान हो, अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो, मेरा एक पोता है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँ। लेकिन जियांग इन्हें इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में जियांग आती है मिस्टर हेविंग की पट्टियां करने और तभी मिस्टर हेविंग को चक्कर आने लगता है और ये सोचते हैं कि उन लोगों ने मुझे नशीली दवा दी। जिसके बाद मिस्टर हेविंग कहते हैं कि मैंने अभी सुना वो औरत कह रही थी कि तुम विधवा हो, मेरे साथ एक रात बिताओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। ऐसा बोलकर ये इसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। ये दोनों लोग रात बिता चुके होते हैं और मिस्टर ही कहते हैं अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारे लिए पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये कहती है क्या सच में एक रात बिताने के तुम मुझे इतने पैसे दोगे। तो ये कहता है मैं मजाक नहीं करता। मिस्टर ही जब पेमेंट करते हैं तो इन्हें पता चलता है किसी ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और कहते हैं ये तुम्हारा घर है ना। तो ये कहती है हाँ हाँ ये मेरा घर है। तो मिस्टर ही कहते हैं कुछ दिन में यही रहूंगा। जियांग कहती है पैसे। तो मिस्टर ही कहते हैं वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। जियांग हैरान हो जाती है, कहती है क्यों, और सोचती है मैं तो फालतू का इसके साथ सो गई। जिसके बाद हीविंग कहता है क्या तुम यही सब करके पैसे कमाती हो। तो जियांग कहती है जुबान संभाल के, तुम्हारे खानदान वाले ऐसा घटिया काम करते होंगे। मिस्टर ही इसके ऊपर बंदूक तानते हैं और कहते हैं तमीज में पेश आओ और अपनी घड़ी देते हुए कहते हैं ये 3.8 मिलियन जितनी महंगी घड़ी है, जब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे देता तब तक ये अपने पास रखो और अगर तुमने इसे बेचने की जरूरत की तो मैं तुम्हें बंदूक से मार डालूंगा। जियांग मनी मन में कहती है कि अगर मैं इसे बेच ही नहीं सकती तो क्या मतलब हुआ, क्या मैं इसमें टाइम देखूंगी। जिसके बाद मिस्टर हे ऑर्डर देते हैं बेडशीट को धुल देना, मैं सोने जा रहा हूँ। जियांग मनी मन में कहती है कि मैं पहली बार इंटीमेट हुई और मुझे नौकरानियों की तरह ऑर्डर दे रहा है। तभी मिस्टर हे कहते हैं बेड पर खून लगा हुआ है, मेरा इतना खून बह गया। ये देखकर जियांग मनी मन में कहती है कैसा बदतमीज लड़का है, मेरी वर्जिनिटी लेकर मेरा खून बहाकर अपना बता रहा है। अगर इसके पास बंदूक नहीं होता ना तो मैं इसे सबक सिखाती। मिस्टर हे ऑर्डर देते हैं जाकर मेरे लिए दवाइयाँ लाओ जिससे मेरे बॉडी में ब्लड बने, बहुत ब्लड बह रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग सो रही होती है और मिस्टर हे कमरे में आते हैं। मिस्टर हे को देखकर बच्चा सवाल करता है आप कौन हैं। तो मिस्टर हेविंग कहते हैं अपनी माँ को बोलो उठकर खाना बनाए, मुझे भूख लगी है। तो बच्चा कहता है क्या आप मेरे डैडी हो। बच्चा मन ही मन में सोचता है डैडी लोग तो ऐसे ही होते हैं, खाना बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो शायद ये मेरे डैडी होंगे। डैड सवाल करते हैं क्या तुम्हारी मम्मी घर में दूसरे आदमियों को नहीं लाती क्या। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मेरे घर में कोई आदमी नहीं आता, मर्दों को वो बालकनी में भी घुसने नहीं देती हैं। आप मेरे पापा हो ना, बताओ मेरी मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। हीवेंग कहता है मेरा पैर छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। बच्चा कहता है मेरी माँ ने आपको बहुत मिस किया, बताओ आप मेरे डैडी हो ना। तो ये कहते हैं मैं 3 तक गिनूंगा नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। ये नहीं सुनता और मिस्टर जियांग इसे उठाकर फेंकते हैं। तो बच्चा खुश होकर कहता है प्लीज दोबारा उठाओ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो ये कहते हैं ये बच्चा तो बहुत ही ढीठ है और तभी जियांग उठ जाती है, कहती है प्लीज इसे हर्ट मत करो, ये सिर्फ 3 साल का बच्चा है। बच्चा कहता है नहीं नहीं डैडी तो मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर ही ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को मुझसे दूर ही रखना नहीं तो बहुत बुरा होगा और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये कहती है ठीक है। जिसके
बाद जियांग अपने बच्चे को समझाती है कि ये अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहना। बच्चा कहता है लेकिन वो तो मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे गोदी में उठा रहे थे, तो मेरे डैडी हुए ना। मम्मा कहती है नहीं, मेरी बात मानो, वो बहुत ही गंदा इंसान है। ये सुनकर बेचारा बच्चा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग इसे ब्रेकफास्ट लाकर देती है तो मिस्टर हे कहते हैं मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, कुछ अच्छा बना कर लाओ और मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। ये कहती है तुम समझते क्या हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो मिस्टर हे कहते हैं क्या चाहती हो, पुलिस वाले यहाँ आए और तुम्हारे बच्चे की बॉडी कलेक्ट करके लेके जाएं। जिसके बाद जियांग मार्केट आती है। यहाँ बच्चा कहता है मुझे क्यों लेकर आई, मुझे घर पर डैडी के साथ छोड़ देती। तो मम्मा कहती है मैं आखिरी दफा समझा रही हूँ, वो तुम्हारे डैड नहीं है। तो बच्चा कहता है क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? मेरे दोस्त के मम्मी पापा जब लड़ाई करते हैं ना तो आंटी ऐसे ही बातें करती हैं। यहाँ बच्चा कहता है वैसे डैड पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन से हम उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये कहती है क्योंकि वो बिजी थे। तो बच्चा दोबारा सवाल करता है क्या वो हमें छोड़कर चले जाएंगे या वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे? मम्मा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो बच्चा कहता है अच्छा ये बताओ मम्मा, आज रात में मुझे अपने डैडी के बगल में सोना है। तो मम्मा कहती है नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर नेक्स्ट सीन में मिस्टर हे कहते हैं तुम मेरे लिए ये सस्ते कपड़े लेकर आई हो। ये मनी मन में सोचती है कि मैंने अब तक सबसे महंगे कपड़े लिए हैं। जियांग कहती है यहाँ सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, अगर तुम ज्यादा हाई फाई पहनोगे तो पहचान ही जाओगे। ये सुनने के बाद मिस्टर हे वैसे कपड़े पहन लेते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए। तभी बच्चा गन लेकर आता है और कहता है डैडी मेरे साथ खेलो ना। बच्चा कहता है डैडी डैडी हैंड्स अप करो, लेकिन मिस्टर ही तो गन छीन लेते हैं और कहते हैं अगर ये बंदूक चला दी ना तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। तो बच्चा खेलते हुए नाटक करता है प्लीज डैडी मुझे जाने दो। मिस्टर ही मनी मन में सोचते हैं ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, किसी चीज से नहीं डरता, इसकी माँ कितनी बड़ी डरपोक है। मिस्टर ही कहते हैं ओए बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? तो ये बताता है जियांग जी। मॉम का नाम पूछते हैं तो ये मॉम का नाम जियांग वन बताता है जिसका मतलब होता है सुनहरी शाम। और ये कहता है तुम्हारे डैड का नाम? तो ये कहता है डैड तो मेरे आप हो ना। मिस्टर ही कहते हैं वैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें पालने के लिए पैसे कैसे कमाती हैं? तो ये बताता है कि मम्मा चैट कंपेनियन में काम करती हैं, वो लोगों से ऑनलाइन बात करती हैं। ये सुनने के बाद वो आते हैं जियांग के पास, कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तो मर चुका है ना। ये इग्नोर करती है। मिस्टर ही कहते हैं मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ये कहती है हाँ वो इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जियांग की शादी के दिन कि जियांग का हस्बैंड मिस्टर चेंग दुंगलाई शादी के दिन ही उसे चीट करता है। मिस्टर ही कहते हैं अकेले बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल होता होगा है ना? ये कहती है हाँ वो तो है। तो मिस्टर ही कहते हैं तुम पैसे कैसे कमाती हो? तो ये कहती है ऑनलाइन। मिस्टर ही कहते हैं कि अपने एक्स हस्बैंड को छोड़कर तुम कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो? जियांग मनी मन में सोचती है मेरी शादी को 1 साल हो गए थे, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं छुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही दफा टच किया था, वो भी मुझे थप्पड़ मार के। इस गैर आदमी के साथ मैं पहली दफा सो रही हूँ, ये मुझसे कैसे सवाल कर सकता है कि मैं कितने आदमियों के साथ सो चुकी हूँ? जियांग गुस्से में कहती है मैं इतने आदमियों के साथ सो चुकी हूँ कि मैं गिनती भूल चुकी हूँ। ये सुनकर मिस्टर ही गुस्सा करते हैं। जियांग कहती है अब क्या करोगे गुस्सा करके, तुमने ही मुझे फोर्स किया था रोमांस करने के लिए। वो इसे बेशरम बोलकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हे सवाल कहते हैं तुमने इतना थोड़ा सा खाना क्यों बनाया था, मुझे और मीट बॉल्स चाहिए। जियांग कहती है मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उतना ही बनाऊंगी ना। बच्चा कहता है डैड अगर आपको और खाना है तो आप मेरा ले लो। दोनों लोग कहते हैं तुम अपना खाओ, तुम्हें शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बच्चा कहता है मम्मा डैडी तो फिर से लड़ने लग गए। जिसके बाद मिस्टर ही अपना मीट बॉल निकाल कर बच्चे को शेयर करते हैं और वो डैडी को शुक्रिया कहता है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बच्चा अपनी माँ से कहता है कि डैड को कुछ हो गया है, जाकर उन्हें चेक करिए। यहाँ उसके बॉडी में एलर्जीज हो जाती हैं, पूरी खुजलियाँ होती हैं। मिस्टर ही कहते हैं तुमने मुझे क्या खिलाया? ये कहती है तुमने जो खाया वो तो मैंने भी खाया। ये सवाल करती है क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? तो ये बताता है इसे सैलरी से एलर्जी है, लेकिन सैलरी तो इसने खाया ही नहीं। तो ये बताती है मीट बॉल्स में मैंने सिलरी डाली हुई थी। तो मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जियांग कहती है अभी तुरंत हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता। कहती है अच्छा क्लिनिक पे चलो, यही बगल में एक छोटी सी क्लिनिक है। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर इसे पानी चढ़ाते हैं। यहाँ डॉक्टर जियांग से सवाल करते हैं ये आदमी कौन है? कहती है मेरा भाई है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम दोनों भाई बहन की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। तो ये कहती है स्टेप ब्रदर है इसीलिए हम सेम नहीं दिखते। तभी डॉक्टर जियांग को गलत तरीके से छूने लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर ही हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बच्चे से पूछता है वो अंकल कौन है? तो बच्चा डॉक्टर को बता देता है कि वो मेरे डैड है। तो डॉक्टर कहता है तुम तो विधवा हो ना, तो तुम्हारा पति कहाँ से आ गया? जियांग कहती है आप अपना काम करिए, आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर कहते हैं बताओ सच में वो तुम्हारा हस्बैंड है? ये कहती है हस्बैंड नहीं है, मेरा एक्स हस्बैंड है। तो डॉक्टर कहते हैं इतने सालों से तो वो नहीं आया, तो अभी क्या करने आया है? तो ये बताती है क्योंकि ये 3 साल से जेल में था, अभी छूटा है तो घर आया हुआ है। मिस्टर ही मनी मन में सोचते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोई भी झूठ बोल सकती है, चलो कम से कम चालाक तो है। यहाँ जियांग डॉक्टर से कहती है मेरा एक्स हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, ये आया हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में किसी को बताना मत। मैं एक बात बताऊँ, मेरे घर के बगल में एक आदमी मुझे 2 बार मुड़ के देखा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसके पैर तोड़ दिए, तो इसका नाम किसी के सामने मत लेना। ये सब
सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ बच्चा गाँव में सभी से कहता है, ग्रैंडमा ये देखो ये मेरे डैड है, अंकल अंकल ये देखो ये मेरे डैड है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही कहते हैं, दोबारा कभी सिलरी मुझे टेबल पर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये सब देखकर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये मनी मन में सोचती है, पैसे तो मुझे दिए नहीं और मनी मन में इतना डिमांड किए जा रहा है। जिसके बाद जियांग कहती है, बेटा मैं काम करने जा रही हूँ, इधर उधर जाना मत। जिसके बाद जियांग बैठकर अपना काम करती है। परेशान होकर कहती है कि हर दिन मैं अच्छे कस्टमर के पास जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई न कोई बेवकूफ से मुझे मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तभी एक मैसेज आता है कि मेरे हस्बैंड की हाइट 5'11" है और वो 140 पाउंड का है, तो बताओ उसे कौन सा साइज पहनना चाहिए। ये मैसेज देखकर जियांग कहती है, लो एक और बेवकूफ कस्टमर, मुझे कैसे पता होगा कि इसके हस्बैंड को क्या साइज आएगा। खैर दूसरी तरफ हम मिस्टर ही को देखते हैं, जो हमें बताते हैं कि इसके चाचा इसे बर्बाद करने के लिए इसके पीछे पड़ चुके हैं। क्या इसके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिस पर ये भरोसा कर सकता है? मेरे असिस्टेंट ने ही मुझे धोखा दे दिया। तभी बच्चा आता है, कहता है डैड प्लीज मुझे गले लगाओ, लेकिन ये इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन बच्चा कहता है, प्लीज डैडी मुझे गले लगाओ, मुझे नींद आ रही है, और ये जबरदस्ती हक करके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने बच्चे को ढूंढती है और मिस्टर ही के पास देखती है। कहती है, बच्चा तुम्हारे पास है तो ठीक है, मुझे कुछ काम है, इसका ध्यान रखो। ये सुनकर मिस्टर ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तो यहाँ पर नैनी का काम कर रहा। खैर नेक्स्ट सीन में जियांग अपना काम करके आती है। कहती है, 4 बज गए, क्या अभी भी वो सो रहे हैं? और देखती है दोनों साथ में सो रहे हैं। ऐसा देखकर काफी खुश होती है कि ये आदमी किसी काम का तो है। जिसके बाद ये खाना बनाती है, दोनों को बुलाने आती है तो देखती है बच्चा यहाँ उसके साथ खेल रहा है। मिस्टर ही जियांग के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आइंदा से उसे मेरे कमरे में आने मत देना। तो जियांग कहती है, ये घर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना, तुम्हारा दवा, ये सब कुछ मेरे पैसे से आ रहा है और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, बदले में मेरे बच्चे के साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते क्या? तो ये कहता है, मैं बच्चे को एंटरटेन करने के लिए नहीं बना हूँ, दोबारा अगर वो मेरे पास आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर नेक्स्ट सीन में ये लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। बच्चा कहता है, डैड मेरे श्रिम्प को थोड़ा छिल दो ना। तो डैड उसके श्रिम्प को छिल देते हैं। फिर वो सूप मांगता है तो डैड उसे सूप निकाल कर देते हैं। फिर कहता है, डैड मुझे थोड़ा चावल भी निकाल कर दे दो। ये सुनकर मिस्टर ही कहते हैं, पहले उतना खाओ फिर मुझे परेशान करना। कहता है, ओके डैड। ये सुनकर जियांग सोचती है, मेरा बच्चा इसकी बहुत बात मानता है। तभी बच्चा कहता है, मम्मा मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ बाहर शियो जिन के साथ खेलने। मम्मा कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। सीन में जियांग कहती है, तुम यहाँ पर कितने दिन तक रुकने वाले हो? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और तुम यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो ये कहता है, हमने तो वैसे भी सब कुछ कर ही लिया है, तो हमें वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग मनी मन में सोचती है, एक तो मैं इसके साथ सो गई और अब मैं इसे अपने घर में रहने दे रही हूँ, कैसा बोझ मैंने अपने सर पे पाल लिया। जियांग कहती है, देखो ये बहुत ही छोटा सा गाँव है, मैं लड़की हूँ, यहाँ पर लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए ठीक होने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, या तो मुझे अपने फैमिली वालों का फोन नंबर दो, मैं उन्हें कॉन्टेक्ट करूंगी। तो ये मनी मन में सोचता है, मेरे साथ तो जो कुछ भी हो रहा है मेरे परिवार के ही वजह से हो रहा है। तो मिस्टर ही कहते हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है, कहती है, कुछ भी हो, तुम यहाँ और दिन तक नहीं रह सकते। तो मिस्टर ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? ये कहती है, गुस्सा क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे घर का रेंट भरना है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, और तो और मेरे बच्चे को स्कूल भी जाना है। जिसके बाद मिस्टर ही इसे अपना ब्रॉच लाकर देते हैं और कहते हैं कि तुम ये बेच सकती हो। ये देखकर जियांग खुश होती है। खैर नेक्स्ट सीन में ही आता है जियांग के कमरे में, कहता है, ये तो अंडरवियर डिजाइन करती है और सवाल करता है, तुमने मुझे अंडरवियर नहीं दिलाए। तो ये कहती है, तुम्हें मैं अंडरवियर क्यों दिलाऊंगी? तो कहता है, मुझे अंडरवियर भी तो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। कहता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन रखे हुए हैं, चूज कर लो अगर कोई अच्छा लगे तो। कहता है, ये पैंट बहुत ही छोटा है, मुझे फिट नहीं होगा। तो ये कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा, मेरा बच्चा यही है। तो मिस्टर ही कहते हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो ये इसे कमरे से जाने के लिए कहती है। कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें इतना एम्बैरेस क्यों फील हो रहा है? तुम तो पहले भी बहुत लड़कों के साथ सो चुकी हो, है ना? तो ये इसका कान पकड़ लेता है और जियांग कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है और मनी मन में सोचता है, यानी कि इसके डिवोर्स के बाद में पहला लड़का था और इससे किस करने की कोशिश करता है। तभी बच्चा यहाँ आ जाता है और जियांग डर जाती है और कहता है, क्या आप दोनों गेम खेल रहे हैं? क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? लेकिन ये मना करती है और उसे यहाँ से ले जाती है और अपने बच्चे को सिला देती है। नेक्स्ट सीन में ये सोच रही होती है कि ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे इसका गन लेना होगा कुछ भी करके, तभी मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। शायद वो भी सो रहा होगा, मुझे उसके कमरे में जाकर गन ले लेना चाहिए। तभी मिस्टर ही दरवाजा खोलते हैं और जियांग को अंदर खींच लेते हैं। कहते हैं, तुम इतनी रात को मेरे दरवाजे के पास क्या कर रही हो? ये कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम मुझे जैसी लड़की समझते हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं सो सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर ही इसे छोड़ देते हैं और जियांग रोने लग जाती है
मिस्टर ही कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। जियांग कहती है तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने इतना कुछ कर दिया, प्लीज अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस गाँव में सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरे साथ ही इतना गलत होता है। एक तो जबरदस्ती मेरी शादी की गई थी, ऊपर से मेरा हस्बैंड जिसने मुझे चीट कर दिया अपने ही कजन के साथ। डिवोर्स देने के बाद कैसे तैसे मैंने अपनी लाइफ मैनेज की और अब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे ऊपर बोझ बन गया है। यहाँ पर सारे आदमी मुझे परेशान करते हैं और औरतें मुझे घटिया औरत बोलती हैं। मैं अब और नहीं झेल सकती। ऐसा बोलते बोलते ये जमीन में बैठ जाती है। मिस्टर ही कहते हैं अगर तुम्हारा रोना हो गया हो तो चलो अब मेरी ड्रेसिंग कर दो। जिसके बाद ये मिस्टर ही का ड्रेसिंग करती है और कहती है कि तुम्हारा चोट काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है, इसे टाके की जरूरत है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में कहीं मर न जाओ। जिसके बाद ये इसको पट्टी करती है और मिस्टर ही कहते हैं मैंने जो तुम्हें ब्रॉच दिया है उसे बेचकर घर में एयर कंडीशनर लेकर आओ। अगली सुबह मिस्टर ही वॉशरूम में जाते हैं। बच्चा इन्हें गुड मॉर्निंग कहता है तो मिस्टर ही कहते हैं मुझे डैड बोलना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे डैड नहीं हूँ। तो बच्चा कहता है तो फिर मैं किसका बच्चा हूँ? मिस्टर ही कहते हैं मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है तो मेरा बच्चा कहाँ से आएगा? तो बच्चा कहता है नहीं नहीं, आप ही मेरे डैड हो। तो मिस्टर ही कहते हैं बातें करना बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो बच्चा कहता है हम दोनों बॉयज हैं, हम दोनों सेम वॉशरूम क्यों नहीं यूज कर सकते? तो डैड कहते हैं क्योंकि प्राइवेसी प्रॉब्लम है, अब निकलो यहाँ से। तो बच्चा कहता है 10 मिनट तो रुकना पड़ेगा। खैर नेक्स्ट सीन में जियांग जो कि नाश्ता बना रही होती है। मिस्टर ही नोटिस करते हैं खाना बनाते हुए वो फोन चला रही है। वो अंदर आकर कहते हैं ऐसे खाना बनाओगी तो खाना जल जाएगा। तो जियांग कहती है मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और बच्चा कहता है मॉम मैं श्योजिंग के साथ खेलने जा रहा हूँ। मॉम कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। तभी जियांग को आवाजें आती हैं कि लोग इसके बच्चे को परेशान कर रहे हैं और इसके बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहते। जियांग सोचती है मैं इन बच्चों का क्या करूं, इन बच्चों को मैं नहीं समझा सकती। वो बच्चे के पास जाने वाली होती है कि तभी यहाँ उसका पैर मुड़क जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग के बच्चे को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। यहाँ उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें रोड से उठाया है। तो ये कहता है नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मी का बच्चा हूँ, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया है। तभी यहाँ जियांग वान आ जाती है और कहती है हाँ तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है नहीं आंटी, आप झूठ मत बोलो, आपने इसे रोड से उठाया है। तभी मिस्टर ही यहाँ आते हैं और कहते हैं ये क्या बदतमीजी बतिया रहा है। जियांग कहता है मिलो इनसे, ये सुपर हीरो मेरे डैड हैं एंड मेरी मॉम डैड ने मुझे पैदा किया है। तो ये बच्चा कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। तभी दूसरी बच्ची कहती है झूठ मत बोलो, तुम मुझसे परेशान कर रहे थे और तो और तुम उसे गली का कुत्ता भी बोलते हो। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं कि अब तो मुझे तुम्हारे साथ भी मजाक करना होगा। जिसके बाद वो इसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं ये पानी दिख रहा है, अगर दोबारा तुमने जियांग जी के साथ कोई भी ऐसा घटिया मजाक किया तो मैं तुम्हें इस पानी में डुबा दूंगा। तभी यहाँ इसके मम्मी पापा आ जाते हैं, कहते हैं तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ अपने मॉम डैड को देखकर ये सेफ फील करता है और कहता है कि वो सच में रोड साइड से उठाया हुआ लड़का है। उसकी मॉम बहुत ही घटिया लड़की है, कोई भी आदमी उन्हें पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद ही कहता है शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आया, चलो मैं तुम्हें पानी में डाल ही देता हूँ। तो वो कहता है मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। अंकल लाठी उठाते हैं इसे मारने के लिए, लेकिन वो ही का शक्ल देखकर डर जाते हैं। आंटी कहती है तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो ही कहता है मैं तुम सभी लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि दोबारा से मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आंटी कहती है मेरा बच्चा सिर्फ बच्चा है, तुम उसे ऐसे कैसे कर सकते हो, और अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो बड़े होने के नाते हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मिस्टर ही कहते हैं मैं इग्नोर नहीं करता। जियांग धीरे से कहती है अब शांत हो जाओ, जाने भी दो, वो है तो एक बच्चा। तो मिस्टर ही कहते हैं मैं कैसे शांत हो जाऊं, उन लोगों ने मेरे बच्चे को ऐसा घटिया घटिया बोला, वो लोग तुम्हें घटिया औरत बोलते हैं, ये सब तुम सुनकर शांत रह सकती हो लेकिन मैं सुनकर शांत नहीं बैठ सकता। और वो अंकल आंटी से कहता है कि अगर दोबारा से आप लोगों ने मेरे बीवी बच्चे को ऐसा बोला ना तो फिर मैं आपके बच्चे को जिंदा मार दूंगा। ये सुनकर अंकल आंटी यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है, तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ हम गाँव वालों को देखते हैं जो कि कहते हैं उसका हस्बैंड वापस आ गया है, सुना है उसे जेल हो गई थी, वो बहुत ही खतरनाक है, अगर हमने जियांग को परेशान किया तो वो हमें मार देगा। दूसरी तरफ मिस्टर ही जियांग के पैर में दवा लगाते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो जियांग कहती है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मिस्टर ही कहते हैं कि तुम रेस्ट करोगी, जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम नहीं चलोगी। तो जियांग कहती है मुझे बहुत ही काम है और घर का भी काम है। तो मिस्टर ही कहते हैं 1-2 दिन रेस्ट लेने से कुछ हो नहीं जाएगा। ये कहती है लेकिन खाना भी बनाना है। तो मिस्टर ही कहते हैं कि 1 दिन भूखे रहने से कोई मर नहीं जाएगा। ये कहती है लेकिन मेरा बच्चा।
तो बच्चा कहता है हाँ मम्मा, मैं भी एक दिन भूखा रह सकता हूँ। तो मिस्टर ही कहते हैं देखो सभी लोग राजी हैं, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। थोड़ी देर बाद जियांग को खुशबू आती है, कहती है शायद कोई खाना बना रहा है, और ये देखती है मिस्टर ही खाना बना रहे हैं। बच्चा कहता है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बेताब हो रहा हूँ खाने के लिए। आप तो कुकिंग भी कर सकते हो, आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। ये सब देखकर जियांग सोचती है अच्छा तो इसे खाना भी बनाने आता है, इतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। जियांग कहती है तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो। बच्चा खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारी सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है कि ऑर्फनेज वाले तुम्हें बच्चे नहीं दे सकते, तो तुमने इसे कैसे अडॉप्ट किया। तो जियांग बताती है मैंने जिस ऑर्फनेज से इसे लाया उस ऑर्फनेज की कंडीशन काफी ज्यादा बेकार थी। ये सुनने के बाद मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, तुमने बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया, लोग तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें करते हैं, कोई लड़की इतने बेकार डिसीजंस कैसे ले सकती है। तो जियांग कहती है हाँ मैं सबसे बेकार डिसीजन लेती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें अभी इस घर में रुकने दे रही हूँ। ये कहता है देखो मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना बना के खिला रहा हूँ, तुम मुझे थैंक यू तक नहीं बोल रही। ये कहती है ये खाना बनाकर खिलाने के लिए थैंक यू, लेकिन इतने दिनों तक मैंने बनाकर खिलाया है। और ऐसा बोलकर चली जाती है। कमरे में आकर सोचती है क्या सच में इस बच्चे के पेरेंट्स एक दिन आएंगे और मुझसे इसे छीन कर ले जाएंगे। तभी बच्चा कहता है मॉम चलो मैं आपको झुलाता हूँ। मॉम कहती है नहीं नहीं मेरे पैरों में चोट लगी है। तो ये कहता है नहीं नहीं आप बैठो, मैं झुलाऊंगा, आपके पैरों में कोई दर्द नहीं होगा। जिसके बाद ये मॉम को झूला झुलाता है और दूसरी तरफ मिस्टर ही जो कि बर्तन धुलते हैं, मिस्टर ही इसे झूला झूलते हुए देखते हैं तो इसे झूला झुलाने आ जाते हैं। मिस्टर ही को देखकर जियांग उसे धक्का देकर यहाँ से चली जाती है और मिस्टर ही के पेट में चोट लग जाता है। बच्चा कहता है डैड आपके पेट से तो खून आ रहा है। तुम ही कहते हैं बच्चा तुम यहाँ पर झूला झूलो, मैं तुम्हारी मम्मा को मना कर आता हूँ। जिसके बाद वो बैंडेज लेकर आता है जियांग के पास और कहता है ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज बैंडेज कर दो। जियांग कहती है ब्लीडिंग कैसे होने लगा। मिस्टर ही कहते हैं जब मैं किचन में काम कर रहा था तो मैं टकरा गया था, मुझे ऐसा लगता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी बन गया हूँ। मिस्टर ही अपना पूरा टी शर्ट उतार देते हैं। ये कहती है पूरा उतारने की जरूरत नहीं थी। तो कहता है ये अनकंफर्टेबल है ना इसीलिए। जियांग चोट को देख कर कहती है ये बहुत ही गहरा चोट है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा। लेकिन मिस्टर ही इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे ठीक से देखती क्यों नहीं हो। खैर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियांग हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं आपका रिपोर्ट देखकर ये समझ में आ रहा है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीख जाती हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, और अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो इंटीमेट होने से ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। जियांग सोच रही होती है कि लास्ट टाइम तो मैंने 2 मिलियन के लिए किया था, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है, अपने इमोशंस एंड हार्मोन्स को ठीक करने के लिए एकदम परफेक्ट। ऐसा सोचकर ये ब्लश करने लगती है। कहती है तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो ये कहता है नहीं नहीं मैंने वो सब टेस्ट कराया हुआ है, वैसे तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। तो जियांग कहती है अब कुछ करने से पहले मुझे पूछना तो पड़ेगा ना, फॉर सेफ्टी पर्पस। तो मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे डैडी बोलता है, क्यों ना मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँ। ऐसा बोलकर किस करते हैं और इनके बीच की रोमांस स्टोरी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बच्चा कहता है मम्मा कहाँ है। तो मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारी मम्मा रूम में सो रही हैं। मिस्टर ही कहते हैं मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ, तुम घर पर आराम करना। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहता है तुम्हारा चोट इतना ज्यादा सीरियस कैसे है। तो मिस्टर ही कहते हैं दवा लगाओ और ठीक करो, ज्यादा सवाल मत करो। यहाँ इसे टाके भी लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं 3 दिन में आकर पट्टी हटवाना, 7 दिन के बाद टाके हटाऊंगा। मिस्टर ही चले जाते हैं। डॉक्टर सोचता है भगवान का शुक्र है कि मैंने कभी जियांग को छेड़ा नहीं और न ही उसका फायदा उठाया, नहीं तो इसका हस्बैंड मुझे जान से ही मार देता। जिसके बाद मिस्टर ही घर आते हैं और जियांग के साथ सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग नींद से उठती है। मिस्टर ही का शक्ल देखकर कहती है जो भी कहो ये हैंडसम तो है। तभी धीरे से जियांग इसकी गन निकाल लेती है और कहती है इसने मुझे गन से बहुत बार डराया है, अब मेरी बारी है। मिस्टर ही उठते हैं और डर जाते हैं। मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें क्या हो गया। जियांग कहती है गन पे रख कर मुझे मजबूर किया, इतना मेहनत करवाया, अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इस घर में रख सकूं, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। मिस्टर ही कहते हैं ठीक है कूल डाउन, मैं निकल जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदूक छीन लेते हैं और कहते हैं तुमने जो आज मेरे साथ ये हरकत की है मैं हमेशा याद रखूंगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ और जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। जियांग मनी मन में कह रही होती है कि मैं कितनी बड़ी फुद्दू हूँ, मुझे चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए था, और रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। खैर कुछ दिन बाद मिस्टर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा जख्म पहले से बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ टीवी पर मिस्टर ही न्यूज देखते हैं कि ही परिवार का ग्रैंडसन मर चुका है और इस दुनिया में नहीं है। ये न्यूज देखकर मिस्टर ही सोचते हैं सच में मेरे ग्रैंडपा को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरा चाचा जो ना करवा दे। खैर रात के वक्त ही जियांग से सवाल करता है क्या सच में लोग बिना मिले एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ये मनी मन में सोचती है कि ये तो चेन की फोटो तक नहीं देखी थी और उससे शादी हो गई थी। मेरे पिता 1 नंबर के जुगाड़ी थे और उन्होंने मुझे बेच दिया।
अगर मेरे पास सबूत नहीं होते कि चेन मुझे चीटिंग कर रहा था, मेरे पास फोटेज नहीं होते, तो मैं कभी भी वो रिलेशनशिप छोड़ नहीं पाती। वो सारा प्रोपेगेंडा मैंने बर्थडे पर सभी लोगों को दिखा दिया कि मेरा हस्बैंड किस तरह से मुझे चीट कर रहा है, जिसके बाद मैं उस रिश्ते से बाहर निकल पाई। मिस्टर ही कहते हैं जब ऐसी बात थी तो तुमने उससे शादी ही क्यों की थी? ये कहती है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर ही कहते हैं अगर मुझे तुम चूज करने के लिए मिलती शादी करने के लिए तब तो मैं कर लेता। और जियांग कहती है अगर मुझे कोई चॉइस मिली होती तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। जियांग कहती है वैसे आज तुम बहुत ज्यादा पी रहे हो, तुम्हें थोड़ी कम पीनी चाहिए। मिस्टर ही कहते हैं नहीं नहीं, आज मुझे पीने दो, वैसे ये जगह काफी अच्छी है, पहाड़ है, पानी है और काफी ज्यादा शांति है। जियांग कहती है ये मत कहना कि अब तुम यहाँ जिंदगी भर रहोगे। रात के वक्त मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम मेरा चोट चेक कर सकती हो? जब ये पास बैठती है तो मिस्टर ही काफी इमोशनल होकर कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो जियांग मनी मन में सोचती है इसे क्या हो गया है, ये इतना सैड क्यों लग रहा है? जिसके बाद मिस्टर ही इसे किस करते हैं। तभी जियांग को अचानक से कुछ हो जाता है और वो कहती है प्लीज मुझे टच करना बंद करो। और मिस्टर ही सच में उसे छूना बंद कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये सोचती है आज ये मेरी बात क्यों मान गया। वेल अगली सुबह मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम मेरे लिए एक सिम कार्ड ला सकती हो? ये कहती है लेकिन तुम तो जाने वाले थे। तो ये कहता है हाँ कुछ ही दिनों में मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सिम कार्ड की जरूरत है। सिम मिलने के बाद मिस्टर ही कॉल करते हैं और चूहांग हैरान हो जाता है, कहता है तुम तो पानी में डूब गए थे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से मुझे कॉल करोगे और तुम जिंदा भी हो सकते हो। मिस्टर ही कहते हैं मेरे घर में क्या चल रहा है? तो ये बताता है बहुत ही बवाल चल रहा है, तुम्हारे जाने के बाद से सभी लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी की शेयर्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ग्रैंडपा अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो इसीलिए शेयर्स उन्हें चाहिए। और चेन फैमिली का कहना है कि तुम उनके एक लौते दामाद थे, यानी कि होने वाले दामाद, तो प्रॉपर्टी उन्हें जानी चाहिए। और तुम्हारी फियांसे भी यही कह रही है। मिस्टर ही कहते हैं व्हाट द हेल, कैसी फियांसे? मैं उससे आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, बात तक नहीं किया मैंने उससे। दोस्त कहता है मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि क्या हुआ था, मैं तो एंगेजमेंट पार्टी में आया हुआ था, एंगेजमेंट होने वाली थी है ना। मैंने एक बार कंट्री क्या छोड़ दिया और जब मैं वापस आया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम जिंदा ही नहीं हो। मिस्टर ही कहते हैं मैं भी जब बोट पर गया था मेरे को कोई आइडिया नहीं था मेरे साथ क्या होगा, वहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी वगैरह होनी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन लोगों ने तो मुझे ड्रग कर दिया है एंड ऐसे ड्रग देकर मुझे उसी किन नामी लड़की के साथ सुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैं वहाँ से भाग गया, जिसके बाद उन लोगों ने अपने आदमियों को भेजा मुझे मारने के लिए। दोस्त कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें जो ड्रग दिया था उसका कोई एंटीट्यूड नहीं था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो मिस्टर ही बताते हैं मैंने अपने आप को चाकू मार लिया था। ये सुनकर दोस्त कहता है तुम तो सच में बहुत ही ब्रेव इंसान हो, खुद को चाकू मारना बहुत बड़ी बात है। तो मिस्टर ही बताते हैं वो ड्रग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैंने अपने आप को बहुत ही गहरा चाकू मारा और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। मिस्टर ही कहते हैं मैं जिंदा हूँ इसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, फोन रखने के बाद तुम हमारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दोगे। दोस्त कहता है इसकी चिंता मत करो, ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? मिस्टर ही कहते हैं कुछ ही दिनों में आऊंगा, मुझे कुछ देखना है कि ये लोग प्रॉपर्टी के लिए कितना नीचे गिरते हैं। खैर तभी यहाँ जियांग आती है और कहती है मैं अपने बच्चे के साथ टाउन जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो ये कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। बच्चा कहता है डैडी प्लीज चलिए ना। तो मिस्टर ही कहते हैं नहीं बच्चा मुझे रेस्ट करना है। जियांग बताती है मैं मार्केट जा रही हूँ तुम्हारा वो ब्रॉच बेचने के लिए, देखती हूँ कितने पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये ब्रॉच बेचने के लिए आती है। दुकानदार कहता है इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। जियांग ब्रॉच ले लेती है, कहती है तुम तो मुझे लूट रहे हो, मुझे नहीं बेचना, ऐसा बोलकर जाने लगती है। लेकिन दुकानदार रोकता है, कहता है अरे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। एंड फाइनली वो उसे 30,000 बोलता है, ये और बढ़ाने के लिए बोलती है। दुकानदार कहता है देखो मैं ये खुद के लिए ले रहा हूँ, अगर मैं ये पब्लिक के लिए लूंगा तो ये नहीं बिकेगा, बाकी अगर तुम्हें नहीं लेना है तो फिर रहने दो। लेकिन फाइनली 30,000 में ये इस ब्रॉच को बेच देती है। नेक्स्ट सीन में बच्चा कहता है मम्मा आपने मेरे लिए ढेर सारे बुक खरीदे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मा कहती है मैं तुम्हारे लिए और भी सारी बुक्स खरीदूंगी। जिसके बाद ये कपड़े लेने जाती है और कहती है यहाँ पर मिस्टर ही के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे, ऐसे कपड़ों में वो बहुत ही हैंडसम लगेंगे। दुकानदार कहती है मैडम आपको कैसे कपड़े चाहिए, आज यहाँ पर 40% ऑफ है। तो ये बताती है मेरे हस्बैंड 6 फुट टॉल हैं। जिसके बाद वो कहती है ठीक है आइए मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। दूसरी तरफ हम मिस्टर ही को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अभी तक वो लोग आए नहीं। जिसके बाद मिस्टर ही उन्हें फोन लगाते हैं, लेकिन नंबर बंद आता है और वो बस स्टैंड पर आकर जियांग का इंतजार करने लग जाते हैं। काफी लेट हो चुका होता है। मिस्टर ही कहते हैं काफी ज्यादा रात हो गई है, इतने रात में तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तभी बस स्टैंड पर बस आती है। मिस्टर ही को लगता है शायद अब वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ भी नहीं आती। मिस्टर ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आती है और मिस्टर ही ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बच्चा कहता है डैडी
डैडी थैंक यू यहाँ हमारा इंतजार करने के लिए। तो डैड कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कहाँ कर रहा था, मैं तो सिर्फ बाहर टहलने के लिए आया था। तभी मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम्हारा फोन बंद हो गया? इतनी रात को बाहर बच्चे के साथ हो, थोड़ा तो टेंशन होनी चाहिए। लेकिन जियांग इसे उल्टा डांट कर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर ही कहते हैं अब ये मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? तो बच्चा बताता है डैडी फोन गुम हो गया है, हम लोग इतने देर से फोन खोज रहे थे और मम्मा इसी चीज की वजह से काफी गुस्से में है। मम्मा ने ये बात पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस वाले भी उनका फोन नहीं ढूंढ पाए। और तो और मॉम ने आपके लिए नए कपड़े भी लाए हैं। ये सुनकर मिस्टर ही भागते हुए आते हैं। जियांग कहती है मुझे परेशान करना बंद करोगे? तो मिस्टर ही इशारा करते हैं कि बच्चा सो गया है, चिल्लाओ मत। जिसके बाद मिस्टर ही कहते हैं चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। बाहर आकर वो कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये मन में सोचती है कि ये स्टूपिड माफी मांगना भी जानता है क्या। जिसके बाद मिस्टर ही शावर लेने चले जाते हैं। आधी रात को आकर वो दरवाजा नॉक करते हैं। जियांग कहती है इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? तो ये कहता है तुम जो वो नए कपड़े लाई हो मुझे वो ट्राई करना है। कहती है ठीक है। तो मिस्टर ही कहते हैं कहीं तो मुझे पसंद तो नहीं करने लग गई हो। जियांग कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? तो ही कहता है तुम्हारे शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जियांग कहती है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मिस्टर ही इसे गोद उठाते हैं और कहते हैं रिग्रेट मत करना। ये कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। कमरे में लाकर उसके साथ रोमांस करते हैं। कहते हैं अब क्यों डर रही हो, पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब इन लोगों का रोमांस खत्म हो जाता है तो मिस्टर ही कहते हैं कि तुम्हारे एक्स से कंपैरिजन में मैं कैसा हूँ? तो ये कहती है वो तुमसे ज्यादा बेटर था। ये सुनने के बाद मिस्टर ही कहते हैं कि मुझे प्रवोक मत करो, अभी बताता हूँ, तुम ही पछताओगी। एंड देन ये दोबारा से रोमांस करते हैं। अगली सुबह ये उठती है और कहती है तुम सच में जानवर हो। तो मिस्टर ही इसे इशारा करते हैं मैं थोड़ी ना जानवर हूँ, और कहते हैं जाओ जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने रख दिया है टेबल पर। जिसके बाद ये ब्रेकफास्ट करने आती है। यहाँ मिस्टर ही इसे तंग कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं बहुत ही अच्छा खाना बना लेता हूँ, है ना? ये कहती है हाँ, तो क्या करूँ? तो मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, तुम बहुत ही लकी हो। ये परिवार में मैं सबसे बेस्ट खाना बनाता हूँ, शेफ वाले डिशेस बनाता हूँ मैं। ये कहती है तुम मेरे घर में रह रहे हो, मेरे कमाए हुए राशन से खाना बना रहे हो, तो तुम्हें मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए। ये सब सुनकर मिस्टर ही मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मैं ही परिवार का एक लौता बेटा हूँ और मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ कि मैं नैनी बन चुका हूँ। खैर अगले दिन जियांग कहती है मेरी मदद करो। तो ये कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम दोबारा से कोई नया बिजनेस डालने का प्लान कर रही हो? तो जियांग कहती है हाँ मुझे करना पड़ेगा, पहले वाला बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, मुझे इस काम में इन्वेंट्री लगाना पड़ेगा ताकि मैं और पैसे बना सकूं। मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, वो बड़ा हो रहा है। जिसके बाद ये मॉडल का फोटोग्राफर करती है और मिस्टर ही इस चीज में इसकी मदद करते हैं। तभी जियांग कहती है अपना पैंट उतारो, लाओ मैं तुम्हारे फोटोज क्लिक करती हूँ। मिस्टर ही मन मन में सोचते हैं मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। जियांग कहती है आज के बाद तुम ही मेरे मॉडल्स हो, यहाँ पर जितनी पेयर्स ऑफ अंडरवियर रखे हैं सब पहनकर तुम्हें फोटो क्लिक करना है। मिस्टर ही कहते हैं तुमने किससे पूछकर मुझे अपना मॉडल बना लिया? ये कहती है तुम इतना सोच कह रहे हो, मैं तुम्हारा चेहरा थोड़ी ना दिखाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी गोरी गोरी टांगे दिखेंगी। और अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारी बॉडी वेस्ट है, तुम्हारे जैसी बॉडी का ही तो फोटोग्राफी होना चाहिए। मिस्टर ही कहते हैं ठीक है, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए, हर एक फोटो पर मेरी कंडीशंस होंगे। तो ये कहती है कैसे कंडीशंस? मिस्टर ही बताते हैं एक फोटो पर एक सेशन का कंडीशन। जियांग कहती है तुम सच में बहुत ही बेशरम हो चुके हो, लेकिन चलो ठीक है मैं मान जाती हूँ। और मन में सोच रही होती है कि इसमें भी मेरा ही फायदा होगा, मेरे हार्मोन्स अच्छे से चलेंगे। जिसके बाद यहाँ मिस्टर ही इसे किस करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जियांग कहती है मेरी मदद करो सामान अंदर लाने में, ड्राइवर को वापस जाना है, दिन भर बैठे रहोगे क्या? जिसके बाद ये बड़े बड़े बॉक्स अंदर लाता है। मिस्टर ही सवाल करते हैं तुमने ये सब क्या ऑर्डर करा है? सारा सामान उठाकर ये लोग थक जाते हैं। जिसके बाद बच्चा इनके लिए पानी लेकर आता है। यहाँ ढेर सारे स्टॉक आए हुए होते हैं और मिस्टर ही सवाल करते हैं इतना सारा स्टॉक आया है, मैं अगर इन्हें पहनूंगा तो मेरी बॉडी पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? तो जियांग बताती है चिंता मत करो, ये प्योर कॉटन से बने हुए हैं और तुम्हारी बॉडी की चिंता मैं तुमसे भी ज्यादा करती हूँ। तो आज से ही हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हम इन्हें फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। जियांग कहती है इतना लेजी मत बनो, अच्छे से फोटो क्लिक कराओ। मिस्टर ही कहते हैं एक ही फोटो पहनाकर तुम इतनी सारी तस्वीरें क्लिक कर रही हो, हर एक चीज के लिए तुम तस्वीर निकलवा रही हो। तो ये कहती है हमारे वेबसाइट पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा और जितना ज्यादा लोग प्रोडक्ट को देखेंगे उतना ज्यादा खरीदने आएंगे, तो एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। इतनी सारी फोटोज क्लिक करवा कर मिस्टर ही कहते हैं मेरे कमर में दर्द होने लगा है। कहती है कोई बात नहीं, चलो हम लोग ब्रेक लेते हैं, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। जिसके बाद ये मसाज करती है और कहती है तुम्हें पता है तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो मॉडलिंग करने के लिए, ये देखो तुम फोटोज में कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, इन फोटोज की वजह से मुझे ऐसा लगता है मैं सच में सक्सेस हो जाऊंगी।
वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बच्चा कहता है डैड क्या आप मुझे आज किंडरगार्टन लेकर चलोगे? तो डैड कहते हैं नहीं बेटा मैं बहुत ही बिजी हूँ। मॉम कहती है चलो ना चलते हैं। बच्चा कहता है हाँ ये मेरा पहला दिन है स्कूल का, मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे साथ चलें। डैड फाइनली राजी हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बच्चा कहता है डैड आप सबसे बेस्ट हो। अगली सुबह जियांग कहती है तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? हमें आज स्कूल जाना था, पहला दिन है आज, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बताती हूँ क्या पहनकर चलना है। जिसके बाद ये इसे बढ़िया सी शर्ट पहनाती है और जल्दबाजी की वजह से बटन्स लगाती है और फ्लैशबैक में अपने मम्मा के बारे में याद करते हैं। मिस्टर ही ये सब याद करके इमोशनल होते हैं और सोचते हैं क्या सच में उनके मम्मी पापा अभी भी इतना ज्यादा लविंग होंगे। यहाँ मिस्टर ही सवाल करते हैं क्या तुम अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही कपड़े पहनाती थी? तो ये कहती है उसके हाथ पैर सही सलामत थे तो मैं उसे कपड़े क्यों पहनाऊंगी। मिस्टर ही कहते हैं जब तुम्हारा रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब था उसने चीट कर दिया। ये कहती है पास्ट की बातें छोड़ दो। मिस्टर ही कहते हैं ये शर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है तुम मेरी पसंद के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो। कहती है पसंद के बारे में नहीं तुम्हारी बॉडी टाइप में जानती हूँ। बच्चा अपने डैड को देखकर कहता है आप सबसे हैंडसम डैड हो। और तो और कहता है स्कूल के बाद आप मुझे लेने तो आओगे ना? मिस्टर ही कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। तो बेटा कहता है प्लीज पहले बताओ आप मुझे लेने तो आओगे ना? तो मिस्टर ही कहते हैं चलो पहले स्कूल चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। मिस्टर ही कहते हैं स्कूल में अच्छे से रहना। तभी एक बच्ची क्रॉस होती है और कहती है आप तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो। तो लड़का कहता है हाँ क्योंकि ये मेरे डैड हैं। मम्मा डैडी कहते हैं बच्चा अच्छे से स्कूल जाना और पढ़ाई करना, किसी को परेशान मत करना। वो स्कूल चला जाता है और तब हम जियान को देखते हैं जो कि रोने लग जाती है। मिस्टर ही कहते हैं वो स्कूल जा रहा है तुम रो क्यों रही हो? लेकिन ये रोए जाती है और मिस्टर ही कहते हैं एक दिन वो किसी से शादी कर लेगा तो क्या उस दिन भी तुम इसी तरह से रोगी? जियांग इसे कहती है कि 3 साल से मैं अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ, एक भी पल के लिए वो मुझसे दूर नहीं होता है और स्कूल जा रहा है तो मुझे हर्ट तो होगा ही। क्या पता भगवान जाने किंडरगार्टन में बस उसे कोई परेशान न करे, कोई उसे बुली न करे, कोई उसे चिढ़ाए ना। ये रोते हुए कहती है कैसा होगा अगर वो टीचर को ऑफेंड कर दे और टीचर गुस्से में आकर उसे बाथरूम में बंद कर दे। मिस्टर ही इसे शांत कराते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, चलो जल्दी से घर चलो। घर लाकर मिस्टर ही इसे शांत कराते हैं और कहते हैं थोड़े ही देर में वो वापस आ जाएगा, फिर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तुम्हारे बच्चे को कोई बुली नहीं करेगा, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम चिंता मत करो, स्कूल में कैमरा है, कोई भी उसके साथ कुछ भी करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो छोटा बच्चा है, टीचर उसे क्यों पनिशमेंट देंगे? तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो। लेकिन ये चुप ही नहीं होती। मिस्टर ही कहते हैं कि अगर तुम रोती रहोगी तो तुम्हारी आँख लाल हो जाएगा, कुछ ही देर में हमें बच्चे को वापस लेने जाना है तो अब रोना बंद करो। मिस्टर ही कहते हैं तुम रोते हुए भी काफी ब्यूटीफुल लगती हो, ऐसे मत करो नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तो ये कहती है चुप रहो, हर वक्त तुम रोमांटिक होते हो। जियांग कहती है मैं जा रही काम करने। जिसके बाद मिस्टर ही सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसी बीवी हो तब तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में जियांग काम कर रही होती है। मिस्टर ही आकर कहते हैं लंच टाइम हो गया है। तो ये कहती है अभी मैं काम कर रही हूँ। मिस्टर ही कहते हैं अब जबकि तुम्हारा बेटा नहीं है, स्कूल गया हुआ है, तो तुम मेरे लिए खाना भी नहीं बनाओगी। जियांग कहती है ये देखो पहले से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। मिस्टर ही कहते हैं ये सब मेरे बॉडी की वजह से हो रहा है, तुम्हें मुझे भी थोड़े प्रॉफिट देने चाहिए। तो ये कहती है हाँ जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें भी दूंगी। मिस्टर ही कहते हैं ये लोग तो सिर्फ तुमसे सवाल ही करते रहते हैं, तुमसे कुछ खरीदते नहीं है, तुम्हें फालतू का परेशान करते हैं। मिस्टर ही यहाँ चैट्स पढ़कर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ इन लोगों के साथ चैटिंग करनी चाहिए, इनके मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहिए। तुम इतना प्यार से क्यों बात कर रही हो इन लोगों से? तुम आज तक इन लोगों से मिली भी नहीं हो और तुम इन लोगों को स्वीटी बोलकर बात कर रही हो। तो ये कहती है मेरे काम के बीच में मत आओ। लेकिन मिस्टर ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं तुम ये काम कर रही हो, तुम स्वीटी कहकर बात कर रही हो, लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही हो। ये कहती है ये कोई फ्लर्ट नहीं है, जैसे हम किसी को डियर बोलते हैं वैसे स्वीटी भी बोल सकते हैं और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर हम इसी तरह से बात करते हैं। यहाँ कुछ मैसेजेस आते हैं जो कि जियांग की तस्वीर मांगते हैं। तो मिस्टर ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं इन सब लोगों को ब्लॉक करो, तुम इन लोगों से बात नहीं करोगी। जियांग इसकी बातों से परेशान हो जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में जियांग और मिस्टर ही बच्चा को लेने के लिए स्कूल आते हैं। मम्मा की गोदी में वो आता है। मम्मा कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया? टीचर कह रही थी तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। बेबी बताता है हाँ मम्मा आज पता है किंडरगार्टन में एक बच्ची रो रही थी तो मैंने उसे चुप कराया। मिस्टर फू ये सब देखकर सोच रहे होते हैं कि ये चाह रहा था कि मैं इसे लेने आऊँ और अभी अपनी मम्मा से चिपका हुआ है, गजब का बच्चा है। नेक्स्ट सीन में जियांग कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम मेरा कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही हो, मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रही हो? तो जियांग कहती है मुझे ये सब करना पड़ेगा, मुझे कैपिटल सेव करना है। तो मिस्टर ही कहते हैं तुमने अभी तक मेरे रूम में एसी भी नहीं लगवाया है। जियांग कहती है कुछ दिन और रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवाऊंगी। कहती है अब बातें करना बंद करो, चलो अब मेरी मदद करो। मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें मुझे कमीशन पे करना होगा। कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये इसकी हेल्प करता है। यहाँ ये कह रही होती है कि कुछ ही दिन में तुम चले जाओगे। मिस्टर ही कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे बहुत मिस करोगी और तुम्हें मेरी बहुत जरूरत भी पड़ेगी, बहुत याद करोगी तुम मुझे। तभी जियांग जी आता है और कहता है डैडी आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तो मिस्टर ही कहते हैं मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये जगह पर तुम दोनों नहीं रह सकते।
मिस्टर ही मनी मन में सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इसे अपने सिटी लेकर जाऊंगा तो ये बहुत खतरे में आ जाएगी, वहाँ मेरे रिश्तेदार इसे जिंदा खा जाएंगे। यहाँ जियांग जी कहता है, डैड आप चाहे जहाँ भी जाना हमें साथ लेकर जाना, मैं अब और अलग नहीं रहना चाहता। डैड कहते हैं, हाँ मैं आऊंगा, जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तब मैं साथ लेके चलूंगा। तो बच्चा कहता है, रिटायरमेंट क्या होता है? खैर यहाँ जियांग मनी मन में सोच रही होती है कि अगर ये चला जाएगा तो मुझे इसके जैसा मॉडल कहाँ से मिलेगा, इसीलिए मुझे इसकी और भी फोटोज ले लेनी चाहिए जो काम दे। अगले दिन मिस्टर ही कहते हैं, तुम सच में कुछ ज्यादा डेस्परेट हो रही हो, पहले वाले स्टॉक बिके नहीं कि तुमने नए स्टॉक मंगा लिए। तो ये कहती है, तुम्हें क्या पता, मेरे अपने प्लान्स हैं। मिस्टर ही बेचारे नौकर बन चुके होते हैं और डब्बा उठा उठा कर रखते हैं, जिसके बाद वो मॉडल की तरफ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक करवाते हुए मिस्टर ही कहते हैं, तुमने तो मेरा प्रोफेशन ही बदल दिया, तुमने मुझे मॉडल बना दिया, इतनी फोटोज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं क्लिक किया होंगे। जियांग कहती है, बातें करना बंद करो, हम ओवर टाइम कर रहे हैं, शांति से फोटो क्लिक करवाओ। ही कहता है, तुम्हें सिर्फ काम की पड़ी होती है, हर वक्त सिर्फ काम के बारे में बात करती हो। मैं चड्डी पहनकर खड़ा हूँ, इतना हॉट हूँ, और तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर रात के वक्त जियांग बच्चे को सिलाती है, तभी पीछे से मिस्टर ही आते हैं। कहते हैं, मैंने बच्चे को सिला दिया, मैंने इतनी तस्वीर क्लिक करवाई, मुझे मेरा कमीशन नहीं दोगी क्या? मैं थक चुका हूँ। जिसके बाद ये जियांग को गोद में उठा कर ले जाते हैं और इसे बेड पर लेटा कर रोमांस करने लगते हैं। ये कहती है, रुक जाओ, आजकल मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। मिस्टर ही कहते हैं, डोंट वरी, मैं प्रोटेक्शन यूज करूंगा। अगली सुबह जियांग कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, रात तक जागकर हमें पैकिंग करनी होगी। मिस्टर ही कहते हैं, मैं रात भर नहीं जाग पाऊंगा। कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, फाइनली इतने टाइम बाद मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा ट्रीट दूंगी। मिस्टर ही कहते हैं, तुम झूठी प्रोमिसेस करती हो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फाइनली मिस्टर ही इसके लिए सारी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते करते वो थक जाते हैं और कहते हैं, बहुत रात हो चुकी है, चलो अब सोने चलते हैं। ये कहती है, अभी भी 100 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी तभी मैं बेड तक जाऊंगी। मिस्टर ही कहते हैं, तुम सच में बहुत ही मनी माइंडेड हो, और वो यहाँ से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो इन्हें याद आता है, क्या वो अभी तक पैकिंग कर रही है? वो आकर देखते हैं बेचारी पैकिंग करते करते यही सो जाती है। मिस्टर ही इसे सोने के लिए कहते हैं। ये कहती है, कुछ और ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करना है, लेकिन मिस्टर ही इसे कमरे में लेकर आते हैं और इसे हग करके सुला देते हैं। अगली सुबह जब ये उठती है तो कहती है, मुझे अपने बच्चे को स्कूल ले जाना था। वो फटाफट अपने बच्चे को चेक करने जाती है और मिस्टर ही से कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो ये बताते हैं कि जब तक तुम उठी तब तक लंच टाइम हो चुका था, तो मैंने उसे स्कूल छोड़ दिया। ये सब सुनकर इसे बहुत खुशी होती है और ये इसे शुक्रिया कहती है, तुमने तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। मिस्टर ही कहते हैं, तुम तो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करने लग गई हो। कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें रेड एनवेलप भेजती हूँ। जिसके बाद ये अपना फोन खोलता है और कहता है, तुमने मुझे $66 भेजे हैं। जियांग कहती है, हाँ, क्योंकि 66 नंबर लकी होता है। अब मेरे साथ चलो फैक्ट्री, सारे ऑर्डर को शिप करना है। कहता है, नहीं नहीं अब मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझसे और नहीं होगा। ये देख कर ये हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ डिलीवरी बॉय आता है और कहता है, आपका ऑर्डर तो टॉप पे चल रहा है, सबसे ज्यादा मैं आपके यहाँ से ऑर्डर अचीव कर रहा हूँ। जियांग कहती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने शुरुआत किया है, तो क्या शिपिंग फीस आप थोड़ा कम रख सकते हो? मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में पक्का करूंगी। वेल तभी यहाँ पर मिस्टर ही आते हैं और कहते हैं, तुम्हें अब कंप्यूटर की जरूरत है, तुम्हें जाकर कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए। तो ये कहती है, वो बहुत ही महंगा आएगा। तो मिस्टर ही कहते हैं, जाकर सेकंड हैंड खरीद लो, वो थोड़ा सस्ता आएगा, तुम्हारा ये सब काम बहुत ही इजी हो जाएगा। इतना छोटा काम करके तुम उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगी। जियांग कहती है, तुम लोग अमीर लोग हो, जो 3.5 मिलियन का महंगा जितना वॉच पहनेगा वो हमारी स्ट्रगल को और हमारे प्रॉफिट्स को कैसे समझेगा? तो ये कहता है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ। जियांग कहती है, बेवकूफ बनाना बंद करो, अगर तुम अमीर परिवार से नहीं होते तो कोई तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करता, और तुम यहाँ छुपे हुए क्यों होते? मिस्टर ही कहते हैं, पहली चीज तो मैंने वो घड़ी चुराई है और वो बंदूक भी चोरी की है। तभी मिस्टर ही को कोई मैसेज आता है और कहते हैं, शायद मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। और मिस्टर ही मनी मन में कहते हैं कि मेरे चाचा और उनके परिवार को अब और सब्र नहीं होगा शायद। खैर कुछ दिनों बाद मिस्टर ही वापस आते हैं और यहाँ पड़ोसन बताती है कि जियांग अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर ये डर जाता है और हॉस्पिटल जाता है। डैड कहते हैं, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? तो बच्चा कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे एक आदमी दिखाई दिया था जो मेरे डैड जैसा दिख रहा था, मैं उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में मुझे बाइक से टक्कर लग गई। मिस्टर ही कहते हैं, क्या अभी दर्द हो रहा है? तभी जियांग उठ जाती है और कहती है, तुम वापस आ गए। तो मिस्टर ही कहते हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारा बहुत ही हालत खराब है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सब सुनकर जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि मुझे इसके साथ धीरे धीरे फैमिली जैसा फील हो रहा है और कहती है, ठीक है मैं घर जाकर रेस्ट करती हूँ। मॉम के जाने के बाद बच्चे से मिस्टर ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट रूम बुक करता हूँ। तो ये कहता है, नहीं नहीं वो बहुत ही महंगा होता है। डैड कहते हैं, तुम भी अपनी मम्मा की तरह पैसों के बारे में सोचते हो। तो बच्चा कहता है, मॉम बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाती है, ग्रैंडमा भी फोन करके
के मेरी मम्मा से पैसे मांगती है अपने इलाज के लिए। वो मेरे स्कूल की फीस भी भरती है मम्मा, और मम्मा रेंट भी भरती है, सब कुछ मम्मा करती है। पता है ग्रैंडमा कह रही थी कि वो मेरी मम्मा को मार देंगी। ये सुनने के बाद मिस्टर ही कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। तो ये बताता है क्योंकि वो चाहती हैं कि मेरी मम्मा उनके हिसाब से बिहेव करे। बताइए डैडी, आप मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करेंगे ना? तो ये कहते हैं हाँ, तुम मेरे बच्चे हो और वो मेरी बीवी है। और तभी ये शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और हैरान हो जाते हैं, क्या सच में मैं उसे अपनी बीवी मान चुका हूँ। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ही अपने बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, ड्रैगन वाली स्टोरी। जिसके बाद यहाँ जियांग आती है। बच्चा कहता है मम्मा आप घर पर रेस्ट क्यों नहीं कर रही? तो जियांग कहती है इसके साथ किसी को तो रुकना होगा। मिस्टर ही कहते हैं मैं कोई नहीं लगता क्या, मैं इसके साथ रुका हूँ, तुम जाकर अपनी शॉप संभालो। ये कहती है नहीं नहीं, मेरा बेटा जब ठीक हो जाएगा तब संभालूंगी। तभी यहाँ डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए ले जाने के लिए, और डैड उसे गोद उठाकर ले जाते हैं। यहाँ दूसरी लेडी कहती है मैडम आपके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, जब तक आप नहीं थी तब तक वो बच्चे को स्टोरी सुना रहे थे और वो अभी उसका ख्याल रख रहे हैं। यू आर वेरी लकी। जियांग मनी मन में सोच रही होती है कि वो इतना बदल कैसे गया है। नेक्स्ट सीन में बेबी डिस्चार्ज हो जाता है और ये लोग घर आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ही कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत दिनों से मिस किया है। जियांग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे मिस नहीं किया। मिस्टर ही कहते हैं चलो मैं प्रूफ कर दूं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जिसके बाद ये इसे गोद उठाते हैं और रोमांस करने ले जाते हैं, और वापस से जब ये उठती है तो अपने बच्चे के पास होती है। इतना केयरिंग हस्बैंड, रोमांस करके वापस से बच्चे के पास सुला दिया। सुबह सुबह मिस्टर ही जियांग को हक करते हैं, कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रहा, हटो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में सो। मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारा बेड तो मेरे भी बेड से ज्यादा बड़ा है, हम तीनों यहाँ सो सकते हैं। और कहते हैं अभी बहुत सुबह हो रही है, चलो जल्दी से सो जाओ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ये सब देख कर जियांग मनी मन में सोच रही होती है मैं चाहे कितना भी गुस्सा कर लूं, ये हमेशा प्यार से ही बात करता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ सो जाते हैं। सुबह सुबह बच्चा उठकर मम्मा को जगाता है, कहता है मम्मा भूख लगी है, कुछ बना दो खाने के लिए। और जी अपने डैड से कहता है डैड मुझे सुसु आई है, आप मुझे ले चलो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही बच्चे का ख्याल रखते हैं। जियांग ये देखकर सोच रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गुंडा मेरे बच्चे का ख्याल रख सकता है। यहाँ जी अपने डैड से सवाल करता है क्या आपकी मम्मा भी आपका ऐसे ही ख्याल रखती थी? तो मिस्टर ही कहती है बच्चा सभी लोग तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते, किसी किसी की मम्मा नहीं होती। ये सुनने के बाद जियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो सोचती है शायद इसीलिए ये इतना ज्यादा एग्रेसिव रहता है। जिसके बाद मिस्टर ही कहते हैं क्या तुम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो? मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा, और ये मत बोलना कि मुझे फ्री का मॉडल बनना होगा, मैंने तुम्हें बताया है ना फैक्ट्री से कपड़े लाकर मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये कहती है उसमें बहुत रिस्क है। तो मिस्टर ही कहते हैं एक बार ट्राई करके तो देखो, जो भी लॉस होगा मैं कवर कर लूंगा। ये कहती है क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हारा खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन कपड़ा लता सब कुछ मैं पे कर रही हूँ और तुम मेरे बिजनेस का लॉस कवर करोगे? मिस्टर ही कहते हैं अगर ज्यादा बुरा होगा तो हम लोग वो घड़ी भी बेच सकते हैं। ये कहती है अगर हम वो घड़ी बेचेंगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो मिस्टर ही कहते हैं वर्स्ट सिनेरियो में रिस्क लेना ही पड़ेगा। खैर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही कहते हैं जब मैं तुम्हें शावर से नहला रहा था तो मैंने तुम्हारे बैग पर एक निशान नोटिस किया, क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें मारा था? जिसके बाद ये मनी मन में सोचती है कि मेरा एक्स एक नंबर का साइकोपाथ था, जब भी उसे गुस्सा आता था वो मुझ पर हाथ उठाता था। मिस्टर ही कहते हैं पहले मैंने जैसे भी बिहेव किया उसके लिए मैं सिंसियरली माफी मांगना चाहता हूँ और वैसा बिहेवियर मैं दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। मिस्टर ही कहते हैं तुम मेरे साथ यहाँ से दूर चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो ये कहती है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो मिस्टर ही कहते हैं मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करता। और तो और जी भी मुझे डैड मान चुका है, इसके पेरेंट्स कई सालों पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अगर तुम अभी नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार हूँ। और ये सब सुनकर जियांग को काफी खुशी फील होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही कहते हैं क्या हुआ, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो? तो ये कहती है आज मेरा पैसा विड्रॉ हुआ है, परफेक्टली हमने ऑर्डर भिजवा दिया। ये कह रही है मैंने तुम्हें पैसे का आधा भेज दिया है, जब भी मुझे पैसा आएगा मैं तुम्हें 50-50 शेयर करूंगी। मिस्टर ही कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी जनरस हो सकती हो कि तुम मेरा शेयर मुझे दोगी। ये कहती है हाँ सिर्फ तुम्हारे साथ में जनरस हूँ क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मिस्टर ही कहते हैं वैसे तुम्हें पता है ऐसे कामों में तुम्हारे जैसे लोग बड़े आसानी से स्कैम्ड हो जाते हैं। कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलोगे खेल लो, लेकिन पैसे के साथ तुम्हें कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। ये कहता है कि तुम सच में मनी गैम्बलर हो। मिस्टर ही इसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर आते हैं। जियांग यहाँ एक कपड़ा देखती है जो बहुत ही महंगा होता है और सोचती है मैं कहाँ चड्डी बेचने वाली इतना महंगा कपड़ा पहन पाऊंगी। जिसके बाद जियांग कहती है यहाँ के कपड़े बहुत खराब हैं, यहाँ से वापस चलो। लेकिन मिस्टर ही कहते हैं तुमने कपड़े देखे तक नहीं और वापस चलने के लिए कह रही हो। जिसके बाद ये फाइनली इसे कपड़ा चेंज करने के लिए कहते हैं। दूसरे कपड़ों में देखकर कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रही हो। ये कहती है ये कपड़ा बहुत ही महंगा है, लेकिन मिस्टर ही कहते हैं चिंता मत करो, ये सब सेल्स पर है, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। और ये ढेर सारी शॉपिंग कर लेती है। नेक्स्ट
सीन में मिस्टर ही कहते हैं घर पर कुछ करने के लिए है नहीं, तो चलो हम मूवी देखने चलते हैं। ये कहती है मैंने कभी थिएटर में मूवी नहीं देखा। ये सुनकर मिस्टर ही हैरान हो जाते हैं। ये कहती है कॉलेज टाइम में इसने हमेशा पार्ट टाइम जॉब ही किया है, जिसके बाद मेरी शादी चैन से हो गई। मिस्टर ही कहते हैं डोंट वरी, आज तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी और टाइम स्पेंड करोगी, सारा पेमेंट मैं करूंगा, प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगा। ये कहती है ठीक है, लेकिन इसके बाद हम जी के लिए भी कुछ कपड़े लेंगे और लंच टाइम में हम उसे पिक कर लेंगे और फिर हम उसके साथ पार्क भी जाएंगे। मिस्टर ही कहते हैं हाँ बिल्कुल, जैसा कहो मैडम। ये सब देखकर जियांग को काफी खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में आते हैं और एक दूसरे को अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिलाते हैं। जियांग देखती है थिएटर में तो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मिस्टर ही कहते हैं तुम उन लोगों को क्यों घूर रही हो। जियांग कहती है देखो वो लोग कितना बेशर्म है, थिएटर में ये सब कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर ही जियांग को किस करना शुरू कर देते हैं। जियांग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। मिस्टर ही कहते हैं चलो मेरा मूड बन गया है। तो ये कहती है नहीं नहीं, पहले हम मूवी देखेंगे फिर कहीं जाएंगे। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने बच्चे को पिक करने आते हैं। बच्चा इन्हें चिप्स देता है अपने हाथ से खाने के लिए। मिस्टर ही कहते हैं चलो आज हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। वेल तभी यहाँ जियांग को कॉल आता है कि इसकी मम्मा गिर गई है और वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रही है। मिस्टर फू कहते हैं क्या हुआ। तो ये बताती है मेरी मम्मा गिर गई है, मुझे वापस जाना होगा। मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो ये बताती है इसके डैड जिंदा नहीं है। ये कहती है कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा, मैं वापस आने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। ये बताती है कि 2 घंटे का रास्ता है, टाउन में जाना है इसे एंड वहाँ से इसे बस पकड़ना होगा। कल सुबह सुबह की ही ट्रेन मुझे पकड़नी होगी, तभी मैं टाइम पे जा पाऊंगी। मिस्टर ही कहते हैं कि हम कार रेंट कर लेंगे और कुछ ही घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो मैं ड्राइव करके ले चलूंगा, कार को हम लोग रेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग मम्मा से मिलने आते हैं। जियांग कहती है मैंने कहा था ना कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, आपने आंटी को क्यों मना किया कि वो मुझे ना बताएं। मम्मा कहती है वन ये बेटा कौन है। तो बच्चा कहता है कि ये मेरे डैड हैं। तो जियांग कहती है ये मेरा दोस्त है। आंटी मन मन में सोच रही होती है कि क्लियरली पता चल रहा है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, चलो कम से कम ये अपने पास्ट से बाहर तो निकल गई। जियांग कहती है जल्दी से मम्मा को हॉस्पिटल लेकर चलो। जिसके बाद मिस्टर ही मम्मा को पीठ पर टांगकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर आंटी को एग्जामिन के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ जियांग कहती है थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब इतना इजीली हैंडल नहीं कर पाती। मिस्टर ही कहते हैं बाय द वे क्या तुम अपनी मम्मा को कोई खर्चा वगैरह भेजती हो। ये कहती है हाँ भेजती तो हूँ। तो फिर ये कहते हैं तो फिर वो हॉस्पिटल आने से मना क्यों कर रही थी। तो ये बताती है जरूर डैड की वजह से ये सब हो रहा है। तो मिस्टर ही कहते हैं डैड तो तुम्हारे जिंदा नहीं है। तो ये कहती है मैं तो हमेशा यही प्रे करती हूँ कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो जिंदा ही ना बचे। यहाँ जियांग बताती है कि मेरे डैड बहुत ही घटिया इंसान थे, उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो गैम्बलिंग करके आसान तरीकों से पैसे कमाते थे। गैम्बलिंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोन लिए, गैम्बलिंग में हार गए और लोन भी नहीं चुका पाए, जिसके बाद उन्होंने मुझे बेच दिया मेरे एक्स को और इस तरह से मेरे एक्स से मेरी शादी हुई थी। कैसे तैसे करके मैंने उस खानदान का पीछा छोड़ा, लेकिन इस चीज के लिए मेरे डैड ने मुझे बहुत बद्दुआएं दी। उन्होंने मुझे घर से लात मारकर निकाल दिया। जिसके बाद मैं लिन सिटी गई और मैंने जी को अडॉप्ट किया। मेरे डैड को तो अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, नहीं तो वो आदमी इतना लालची है कि मुझे दोबारा बेच देता। तो मिस्टर ही कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं हो सकता। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट की कंडीशन उतनी भी खराब नहीं है, पेशेंट को 3 महीने तक के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग कह रही होती है आपको मेरे साथ लिन सिटी आना होगा क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं यहाँ इस गाँव में नहीं रुक सकती। मम्मा कहती है नहीं मैं तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी मिस्टर ही कहते हैं नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, अगर जियांग आपको यहाँ छोड़ देगी तो ये पागल हो जाएगी चिंता कर करके। मम्मा कहती है मेरे यहाँ पर अभी भी आंटी वांग है मेरा ख्याल रखने के लिए। यहाँ मिस्टर ही इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइनली आंटी को राजी होना पड़ता है। ये देखकर जियांग को काफी खुशी होती है कि मिस्टर ही तो बहुत ही चालाक हैं। खैर अगली सुबह यहाँ जियांग के डैड आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ आई और तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मम्मा का ख्याल रख सकता हूँ। तो जियांग कहती है मम्मा का ख्याल रखना है तो पहले जाकर बिल भर दीजिए। डैड कहते हैं मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, तुम्हारी शादी के बाद तो तुमने तुरंत डिवोर्स दे दिया, मुझे ठीक से पैसे भी नहीं मिले और तुम्हारी हिम्मत हो रही है मुझसे पैसे मांगने की। लेकिन अब जबकि तुम वापस आ गई हो तो मैंने तुम्हारे लिए फिर से एक बहुत अच्छी फैमिली ढूंढ दी है जो बहुत अच्छा पैसा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम उनके लिए बेटा पैदा करती हो तो वो 50,000 युआन एक्स्ट्रा देंगे, तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। जियांग कहती है अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मुझे बेचोगे। डैड कहते हैं ये तो मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। जियांग कहती है दोबारा मेरे सामने ऐसी घटिया बात मत करना, मैं आपके हिसाब से शादी नहीं करूंगी। डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की और मुझे जवाब देने की, ऐसे कैसे नहीं करोगी तुम शादी, और वो हाथापाई करने लग जाते हैं। मॉम कहती है तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम जिंदगी भर ऐसे ही करते आए हो। डैड कहते हैं आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी यहाँ मिस्टर ही आ जाते हैं और डैड को एक लात मार देते हैं। जी कहता है ये अंकल कौन है और ये आप लोगों को मार क्यों रहे थे। डैड
डैड कहते हैं ये भिखारी लड़का कौन है? क्या तुम ऐसे ही गरीब लड़कों के साथ रहना चाहती हो? ऐसे लड़कों के लिए तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? लगता है मुझे तुम्हारी सबक सिखाना होगा अच्छे से मार पीट के। ये सुनने के बाद मिस्टर ही उस बुड्ढे को और मारते हैं और कहते हैं मेरी बीवी को मारने की बात करेगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। बेचारे बूढ़ा वो मार खा के यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग मम्मा से कहती है मैंने कहा था ना ये जगह सेफ नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। जिसके बाद ये डिस्चार्ज पेपर वर्क करती है ताकि अपनी मॉम को यहाँ से डिस्चार्ज करा सके। और तभी हम यहाँ इसके एक्स चेन को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ ये अपनी गर्लफ्रेंड का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने लाया होता है। जियांग इसे देखते ही भागने की कोशिश करती है लेकिन ये आकर इसे पकड़ लेता है। कहता है कहाँ छुपी हुई थी इतने दिन से, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। ये कहता है पिछली बार तू मुझे छोड़ कर गई थी ना, इस बार मैं अपना सारा का सारा पैसा वसूल करूंगा। तो जियांग कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ऐसी जगह पर तुम ऐसी हरकत करोगे? कोई अगर पुलिस बुला दिया तो तुम क्या करोगे? ये कहता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं पब्लिकली करूँ, चेन फैमिली सब हैंडल कर लेगा। और वैसे भी शादी के बाद मैंने तुम्हें एक भी बार टच नहीं किया, इस बार मैं वो मौका छोड़ूंगा नहीं। मुझे एक रात के लिए खुश कर दो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहता है मेरे साथ घर चलो। ये इसे खींचता हुआ हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे पे ले आता है ताकि इसके साथ गलत काम कर सके। लेकिन मिस्टर ही आकर इसे मारते हैं। मिस्टर ही इसकी बहुत पिटाई करते हैं, बार बार चुआन उठता है और इसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बार बार बेचारा मार खा जाता है। तभी जियांग कहती है रहने दो, मुझे लग रहा है कि तुम उसे मार मार के मार ही डालोगे। चेन की गर्लफ्रेंड कहती है कि जियांग हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चेन परिवार इस चीज का बदला जरूर लेगा। मिस्टर ही कहते हैं मैं मार रहा हूँ, मुझसे बदला लो, मुझसे बात करो। चेन कहता है आज तुझे जो करना है कर ले, दोबारा मैं तुझे मिलूंगा तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। जिसके बाद मिस्टर ही इसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ही जियांग से कहता है ये जगह सच में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, जब से यहाँ आई हो तब से तुम परेशान हो। चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं और दोबारा मुड़कर इस शहर में कभी मत आना। नेक्स्ट सीन में हम मम्मा को देखते हैं जो कि जियांग से कह रही होती है सच सच बताओ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। ये कहती है नहीं मॉम हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रह रहा है फिर वो यहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और कहता है उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी यहाँ दोबारा से मिस्टर ही आ जाते हैं और इसे खूब मारते हैं। मारने के बाद ये अपने दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त कहता है इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? तो मिस्टर ही ऑर्डर देते हैं कि टोंग सिटी में चेन फैमिली और उनका बिजनेस एंड इनका नामो निशान मुझे दिखना नहीं चाहिए। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आंटी घर आ जाती है और तभी यहाँ मिस्टर ही बड़ा सा डब्बा लेकर आते हैं और कहते हैं मैं मसाज चेयर लेकर आया हूँ। तो ये कहती है मसाज चेयर क्या होगा? तो मिस्टर ही कहते हैं तुम्हारी मम्मा के बैक में पेन है ना, इसके लिए लाया हूँ। और तो और ये मसाज चेयर तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। कहती है तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, एक बार मुझे पैसे मिल जाने दो फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही अपने बेस्ट फ्रेंड चुआंग से मिलते हैं। दोस्त कहता है तुम्हारे हाथ तो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो मिस्टर ही कहते हैं जरूरी है, पत्थर बनना समटाइम जरूरी होता है। वेल क्या तुमने सब कुछ ही फैमिली में सेटअप कर दिया है? ये कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो कर दिया है लेकिन फिर भी एनजिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, ऐसा ना हो जाए कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारे चाचा को मिल जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ना मिल सके। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही घर आते हैं और जियांग इन्हें देखकर डर जाती है। कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे कौन आता है अचानक से? ये कहती है मैं लाइट लगा रही थी। तो मिस्टर ही कहते हैं मेरा इंतजार करना चाहिए था, मैं आकर लगा देता, खुद ही बलवान बनने लग जाती हो। जिसके बाद मिस्टर ही लाइट सही करते हैं। मिस्टर ही कहते हैं वेल क्या आजकल तुम्हें मेरी याद नहीं आती? ये कहती है मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? तो ये कहता है चिंता मत करो मुझे कुछ काम है, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहती है बताओ मेरे पास, मैं कहाँ बुला रही हूँ? तो ये कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये तोहफा देखकर काफी खुश होती है। मिस्टर ही इसे अपने हाथों से पहनाते हैं। ये पहनाने के बाद मिस्टर ही कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है और मिस्टर ही कहते हैं मुझे कोई काम निपटाना है, वो निपटाने के बाद मैं सुकून से अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और इसके बाद हम टोंग सिटी वापस भी जा सकते हैं। जियांग कहती है हम दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, तुम बहुत ही रिच हो और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी मम्मा बहुत बीमार है और मेरे डैड जो कि गैम्बलिंग करते हैं, और तो और मेरे पास एक एडॉप्टेड बेटा है। तभी यहाँ बेटा आ जाता है और कहता है मॉम मुझे सोना है। मिस्टर ही कहते हैं बहुत ही छोटा सा था मैं जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और मैं किसी और के घर में रहा पला बड़ा। तुम्हारे साथ और इस बच्चे के साथ मुझे अपनापन फील होता है। इस घर के नीचे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली है, तो प्लीज मुझे रोक लो। बच्चा कहता है आपको रोकने की क्या जरूरत है, आप कहीं नहीं जाओगे, डैड को हम कभी कहीं नहीं जाने देंगे। मम्मा कहती है हाँ हाँ डैड कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर बच्चा काफी ज्यादा खुश होता है। डैड कहते हैं तुमने तो मेरा काम इजी कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। वेल नेक्स्ट सीन में चेन की पुरानी दोस्त वो हुआन मिलने के लिए आती है। कहती है तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जियांग कहती है तुम तो जानती हो ना मेरे डैड कैसे हैं, इसीलिए मैं ऐसी जगह पर छुप कर रहती हूँ, किसी को नहीं बताती। जिसके बाद ये लोग घर में आते हैं। दोस्त कहती है ये हैंडसम लड़का क्या तुम्हारा हस्बैंड है? ये कहती है हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दोस्त मनी मन में सोचती है इसका नाम सुना सुना क्यों लग रहा है, ही वेंजिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ही परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। दोस्त कहती है वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है,
तुम बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो। दोस्त कहती है उसके बारे में छोड़ो, हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये कहती है हाँ तुम ये बताओ कि तुम्हारे डिवोर्स का क्या हुआ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग साथ मिलकर लंच करते हैं और आंटी को काफी खुशी महसूस होता है कि उनकी बेटी इतने अच्छे लड़के के साथ सेटल हो रही है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जियांग बनाती है और कहती है इतना गुस्सा क्यों हो। तो मिस्टर ही कहती है तुम लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे, मुझे बताओ मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। ये बताती है हम लोग बहुत ही पुराने स्कूल टाइम के दोस्त हैं और हम लोग तुम्हारे बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। स्कूल टाइम में जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो ये दोस्त मेरे को खाने पीने में मदद करती थी। ये बहुत ही हेल्पफुल रही है मेरे लिए। हम लोग बहुत लंबे टाइम बाद मिले। तभी अचानक से मिस्टर ही जियांग को किस करना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ इसकी दोस्त देख लेती है। कहती है तुम लोगों को शायद कुछ ज्यादा ही प्राइवेसी चाहिए। तो जियांग कहती है तुम सच में जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मिस्टर ही कहते हैं हम कपल्स हैं, हम दोनों का किस करना बिल्कुल जायज है। मिस्टर ही कहते हैं वेल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए एनजिंग जाने वाला हूँ और इस बार मैं महीनों तक वापस नहीं आऊंगा। मिस्टर ही मनी मन में सोच रहे होते हैं इतने टाइम में मैं ही परिवार के साथ सब कुछ सेटल डाउन कर लूंगा। ये कह रही है इतने ज्यादा टाइम तक। हीरो मनी मन में सोच रहा होता है जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं इसी दोस्त को भी अवॉइड कर पाऊंगा। खैर कुछ देर बाद ये नाश्ता बनाती है और नाश्ता लगाती है। इसकी दोस्त आकर कहती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो ये बताती है वो काम के पर्पज से बाहर गया हुआ है और वो अभी वापस नहीं आएगा। आओ हम बैठकर नाश्ता करते हैं। वो हुआन मनी मन में सोचती है कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। यहाँ दोस्त मनी मन में सोच रही होती है स्कूल टाइम में तो मेरी दोस्त के पास एक भी रुपए नहीं थे कि ये खुद से खाना भी खा सके, लेकिन अब देखो ये मुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भला। और तो और इसे इतना अच्छा लड़का भी मिल गया है जो इससे इतना ज्यादा प्यार करता है। यहाँ इसकी दोस्त को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। खैर रात के वक्त हम देखते हैं जियांग का बच्चा कहता है डैडी अभी तक घर क्यों नहीं आए, इतना महीना हो चुका है। तो मम्मा कहती है क्या हम डैडी को वीडियो कॉल करें। ये वीडियो कॉल करती है लेकिन वो जवाब नहीं देता, कॉल करती है फिर भी जवाब नहीं देता। जियांग को चिंता होती है कि इसका फोन क्यों बंद आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ही का दोस्त कहता है तुम अपने जान पर क्यों खेलकर ये सब कर रहे हो। सेकंड ब्रांच में अकेले जाकर फाइल चुराना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। अगर तुम्हारे चाचा या उनके परिवार तुम्हें देख लेते तब तुम्हें नहीं छोड़ते। मिस्टर ही कहते हैं बट देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोस्त कहता है वैसे तुम तो इन लोगों को इग्नोर करके अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अब तुम इन लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तो ये बताता है क्योंकि मैं डर कर नहीं जीना चाहता और तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता चले तो वो मेरी बीवी को बिल्कुल भी परेशान कर सके। ये सब सुनकर दोस्त कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा रोमांटिक हो सकते हो और किसी लड़की को इतना पसंद कर सकते हो। जिसके बाद मिस्टर ही कहते हैं खैर मुझे कल लिन सिटी जाना होगा। दोस्त कहता है नहीं तुम्हें अभी भी चोट लगी है। मिस्टर ही कहते हैं नहीं मुझे उसकी बहुत याद आ रही है और अब मैं चल सकता हूँ। तो दोस्त कहता है अब इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, इसी बहाने मैं अपनी भाभी से भी मिल लूंगा। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग की दोस्त कहती है इतना महीना हो गया और तुम्हारा हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं, मुझे उसके हाथों का खाना खाना है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाता था। जियांग कहती है वो जल्दी वापस आएगा, जैसे ही वो वापस आएगा उसके हाथों का बना खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तभी यहाँ कोई बेल बजाता है और दोस्त मनी मन में सोचती है क्या इस लड़की का बाप यहाँ आ गया। बहुत ही अच्छा, मैंने तो इसे पैसे दिए थे ये एड्रेस बताने के लिए ताकि वो इस लड़की को ढूंढ निकाले। वो दरवाजा खोलने जाती है और जियांग के डैड उस पर लाठी से अटैक करते हैं। डैड कहते हैं तुम कितनी घटिया लड़की हो, अपनी माँ को छीनकर यहाँ लेकर आकर रखी हो और मुझे बताया भी नहीं। ये सवाल कहती है तुम्हें इस घर के बारे में कैसे पता चला। तो डैड कहते हैं तुम्हें इससे क्या लेना देना। डैड कहते हैं तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं जहाँ शादी लगा रहा हूँ वहाँ तुम्हें शादी करनी होगी, महीने महीने मुझे $1000 भेजना होगा, अदरवाइज तेरी माँ और तेरा बेटा दोनों पछताएंगे। यहाँ वो ईटा खींच कर अपने डैड को मारती है। डैड उस पर अटैक करते हैं। तभी मिस्टर ही आकर अपनी बीवी को बचा लेते हैं। डैड कहते हैं ये लड़का फिर से आ गया, आज तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। पीछे से दोस्त आता है, वो भी मारता है। जिसके बाद तो अंकल उठ ही नहीं पाते। वो भाभी को नमस्ते कहता है। जियांग कहती है ये कौन है। मिस्टर ही कहते हैं ये मेरा दोस्त है। दोस्त कहता है भाभी भैया अभी ठीक नहीं है। ये सुनकर भैया इशारा करते हैं कि भाभी को कुछ मत बताओ। तभी दोस्त बाहर आती है वान वान तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो ना। ये लड़की मनी मन में सोचती है कि अगर आज इसका हस्बैंड नहीं आता ना तो इसकी खैर ही नहीं थी, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। यहाँ मिस्टर ही सवाल कर लेते हैं ओए लड़की क्या इसे तुमने बता दिया था इस घर का। दोस्त कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, वन वन और मैं एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। मिस्टर ही कहते हैं क्या सच में तुम इसे अपना दोस्त मानती हो, और अगर सच में तुम इसे दोस्त मानती हो तो तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कैसे कर सकती हो। वन वन कहती है वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, उस पर तुम क्यों शक कर रहे हो। मिस्टर ही कहते हैं तुम सच में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। जिसके बाद फाइनली दोस्त अपना रियल चेहरा सामने लाती है और कहती है कि तुम्हें इसके जैसा हस्बैंड कैसे मिल सकता है, तुम इतना अच्छा लड़का डिजर्व नहीं करती हो। ये सुनकर दोस्त कहती है मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझ रही थी। वुहान कहती है तुम्हें पता भी है जिस लड़के के साथ हो तुम वो बहुत ही बड़ा एयर है और ही कंपनी का। ये सुनकर वन वन हैरान हो जाती है। दोस्त कहती है कि तुम कहती हो वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इतना अमीर होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसी घटिया जगह पर रखता है, तुम्हें वो सफर करवा रहा है और तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तुम्हारे सारे मजे लेने के बाद यही परिवार में वापस लौट जाएगा। ये सब सुनकर वन वन कहती है निकल जाओ यहाँ से, मेरे सामने से निकल जाओ, तुम मेरी सबसे घटिया दोस्त हो। जिसके बाद ये अपने हस्बैंड से कहती है क्या सच में तुम ही परिवार के बड़े बेटे हो। ये सुनकर ये कहता है वन वन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत थी और ही फैमिली एक बहुत ही मेस फैमिली है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ सबसे दूर रखा हूँ। यहाँ दोस्त कहता है कि 1 महीने तक मिस्टर ही बहुत ही ज्यादा परेशान थे, ही फैमिली वालों ने इनका जीना हराम कर दिया था। ये बेचारा चलने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी आपको इतना मिस कर रहा था कि आपके लिए यहाँ तक आया। जियांग परेशान होती है, कहती है बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मिस्टर ही कहते हैं पहले ये बताओ तुम मुझसे नाराज नहीं होना क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तो जियांग कहती है मैं नाराज
नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अभी माफ भी नहीं किया है। जिसके बाद मिस्टर ही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ दोस्त कहता है मिस्टर ही आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे। जब पहली दफा ये आपसे मिले थे उस दिन लोग इन्हें मारना चाहते थे। ये अपनी रियल पहचान छुपा कर आपके साथ रह रहे थे। अगर ये सब कुछ बता देते तो इनकी जान खतरे में आ जाती और शायद आप भी खतरे में आ जाती। और तो और आपके हस्बैंड ने आपके पीठ पीछे एक और काम किया है। आपके एक्स को बहुत मारा है और मार पीट के उसे जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद उसका पूरा चैन ग्रुप बर्बाद कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दोस्त पहले कभी भी किसी की इतनी केयर नहीं करता था। वो आपसे बहुत प्यार करता है, प्लीज इनसे नाराज मत होइएगा। ये सब सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मुझे स्टूपिड बोलते हो, बट प्यार में असली स्टूपिड तो तुम बन गए। ये सुनकर मिस्टर ही होश में आ जाते हैं और कहते हैं मैं भी स्टूपिड, तुम भी स्टूपिड, हम दोनों बेस्ट कपल हैं। मिस्टर ही कहते हैं पहले ये बताओ झूठ बोलने के लिए तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। कहती है हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और इसे किस करती है। जिसके बाद ये दोनों शादी करते हैं। यहाँ बच्चा कहता है ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। डैड कहते हैं तुम्हें छोटी बहन चाहिए क्या। ये कहता है हाँ। तो डैड कहते हैं ठीक है हम जल्दी बनाएंगे। मिस्टर ही अपनी बीवी से वादा करते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बहुत परेशान रखा, लेकिन मेरे पास अब जो कुछ है मैं तुम्हें देना चाहूंगा। यहाँ ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं और पहली बार एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।